हाँ प्यारे बच्चों, बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन। ठीक है बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का अध्ययन। इस पेपर में हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है बच्चों, चलिए अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, इसके प्रतिपादक जो हैं वो थे लिटिल हार्ट, कैप्टन लिटिल हार्ट। ठीक, चलिए इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी युद्ध के मैदान में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक, चलिए देखिए इसमें जो है लिटिल हार्ट ने लगभग 30 युद्धों के 280 लड़ाइयों का अध्ययन किया। 30 युद्धों एवं 280 लड़ाइयों का अध्ययन किया, जिसमें 6 को छोड़कर सभी युद्धों में अप्रत्यक्ष उपायों की कूटनीति द्वारा ही सफलता प्राप्त की गई थी। बच्चों इसमें देखिए ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? कौन सी? ये 30 युद्ध 280 लड़ाई। बच्चों जैसे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध एक ही है, द्वितीय विश्व युद्ध एक ही है। तो अगर देखा जाए तो ये विश्व युद्ध सिर्फ एक ही है, ये युद्ध एक ही है, लेकिन उसमें लड़ाइयाँ जो हुई हैं देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का पार्ट है सोमे का संग्राम, कैम्ब्राई का संग्राम जहाँ पर टैंकों का प्रयोग हुआ। सोमे के संग्राम में प्रथम, कैम्ब्राई के संग्राम में अलग, वो बच्चों लड़ाइयाँ हैं। ठीक, अब प्रमुख युद्ध क्या है? वो है प्रथम विश्व युद्ध। बाकी प्रथम विश्व युद्ध ये युद्ध है, इसकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं। सोमे का संग्राम, कैम्ब्राई का संग्राम, वाइपर्स का युद्ध जहाँ पर पहली बार जो है जर्मनी ने गैसों का, विषैली गैसों का प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब ये लड़ाइयाँ हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि युद्ध क्या है और लड़ाइयाँ क्या है। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध ये युद्ध है, बाकी इसके जो है पार्ट छोटे छोटी लड़ाइयाँ जो है वो उसकी युद्ध की लड़ाइयाँ हैं। तो इन्होंने क्या किया था? 30 युद्धों में 280 लड़ाइयों का अध्ययन किया था, जिसमें केवल 6 युद्धों में या 6 लड़ाइयों में अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा 6 लड़ाइयों में प्रत्यक्ष उपायों द्वारा, और बाकी अन्य सभी युद्धों में जो है अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा को सफलता प्राप्त की गई थी। तो इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी जो है युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होंने निर्मित किया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें किया क्या जाता है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी में? भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों के उपयुक्त मेल मिलाप से शत्रु के संतुलन को प्रभावकारी ढंग से अस्त व्यस्त करने की कला ही अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें जो प्रमुख चीज़ है, प्रमुख चीज़ युद्ध नहीं है, लड़ाई मारपीट सीधे अटैक नहीं है। इसमें क्या है? भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों। भौतिक का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र जो भी दिखाई पड़ रहा हो, अस्त्र शस्त्र, युद्ध के उपकरण, सेनाएं। ठीक है, ये है भौतिक। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोवैज्ञानिक बच्चों मनोबल है। मनोबल में क्या होता है कि अपनी सेना का मनोबल ऊंचा बना रहे और शत्रु सेना का मनोबल गिराया जाए, अपनी सेना का मनोबल बनाया जाए, बढ़ाया जाए, और दुश्मन का मनोबल गिराया जाए। यानी हथियारों की श्रेष्ठता और मनोबल दोनों के उपयुक्त मेल मिलाप से शत्रु के संतुलन को प्रभावकारी ढंग से अस्त व्यस्त करने की कला। कहने का मतलब अच्छे से अच्छे हथियार हैं शत्रु के मुकाबले। ठीक है, तो शत्रु अगर अच्छे हथियार हैं तो वैसे भी शत्रु के ऊपर जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, उसका मनोबल वैसे भी गिर जाएगा। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों को एक स्ट्रैटेजी के तहत शत्रु के समक्ष प्रदर्शन करना, ताकि शत्रु का मनोबल गिर जाए, और अन्य उपायों द्वारा भी शत्रु को एक प्रकार से बैकडोर से कमजोर करने की युद्ध कला। ठीक है, वो है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। ठीक, अप्रत्यक्ष का मतलब जो प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष से हट के हो, वो है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत किया क्या जाता है। अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत अपने लिए लाभप्रद स्थितियों का निर्माण करके आश्चर्य और गतिशीलता के सामूहिक प्रयास से
शत्रु के मानसिक एवं भौतिक विघटन करके युद्ध के अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है। यानी अपने लिए लाभदायक स्थितियां का निर्माण किया जाता है। आश्चर्य, गतिशीलता आदि इन सामूहिक आदि सब का पालन करते हुए शत्रु का मानसिक और भौतिक विघटन करके, अर्थात मानसिक उसका मनोबल गिराना, भौतिक का मतलब होता है उसके भौतिक साधनों पर अधिकार करना, अर्थात उसके जो है क्या बोलते आयुध भंडारों पर अधिकार करना, अन्न भंडारों पर अधिकार करना, उसके क्षेत्रों पर अधिकार करना, किलों पर अधिकार करना, उसको एक प्रकार से इतने बड़े क्षेत्र पर उसके अधिकार कर लिया जाए कि वो जो है मनोवैज्ञानिक तौर से वो मनोबल उसका इतना नीचे गिर जाए कि युद्ध करने की हिम्मत ही उसके पास न रहे, अर्थात युद्ध की क्षमता ही उसकी समाप्त हो जाए। यही उद्देश्य होता है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी का। और जिस युद्ध में शत्रु के या विपक्षी सेनाओं के लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाए, मनोबल उनका गिर जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों। और लिटिल हार्ट ने एक पुस्तक अपनी लिखा है स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी, नाम ही है उसका, स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच, अर्थात अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी का प्रतिपादन उन्होंने किया है। पुस्तक ही वही है जो इस प्रकार है। शत्रु को परास्त करने हेतु मनोबल गिराना। क्या किया जाए? सबसे पहले शत्रु को परास्त करने के लिए मनोबल को गिराना और वास्तविक संग्राम के पूर्व कुछ ऐसा प्रयत्न करना जिससे उसकी लड़ने की क्षमता ही नष्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, पहला कार्य मनोबल गिराना। दूसरा कार्य युद्ध के पूर्व ही ऐसा प्रयत्न जैसे उसके जो है बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लीजिए, महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दीजिए, युद्ध के आयुध भंडार पर अधिकार कर लीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए, उसके यहाँ तोड़ फोड़ मचवा दीजिए, उसके राज्य में विद्रोह करवा दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत सारे उपाय होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किए जा सकते हैं। उसके अधिकारियों को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लीजिए, अधिकारियों में आपस में विस्फोट करवा दीजिए। ठीक है बच्चों, सेना का तालमेल भंग कर दीजिए, सेना के विभिन्न अंगों में असहयोग उत्पन्न कर दीजिए, मतलब जो कुछ भी आप कर सकें, जनता में विद्रोह करवा दीजिए। कहने का मतलब जो कुछ भी आप कर सकें कर दीजिए, तो वो अपने आप में ही अगर परेशान हो जाएगा राष्ट्र, तो युद्ध के लड़ने की क्षमता उसकी समाप्त स्वयं ही हो जाएगी। ठीक, तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। शत्रु को परास्त करने हेतु मनोबल गिराना और वास्तविक संग्राम के पूर्व कुछ ऐसा प्रयत्न करना जिससे उसकी लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, हमारे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है। शत्रु का भौतिक एवं मानसिक विघटन करके युद्ध में विजय प्राप्त करना। पहला नंबर है भौतिक विघटन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि शत्रु को अनियंत्रित स्थिति में डालकर उलझा देना, शत्रु सेना को छिन्न भिन्न कर देना, यानी उसके भौतिक चीज़ों पर को नष्ट कर देना या उस पर अधिकार कर लेना, शत्रु की आपूर्ति लाइन को अवरुद्ध कर देना या आपूर्ति लाइन को रोक देना, जिधर से उसको आपूर्ति मिल रही है पीछे बैकडोर से, पीछे की रोड से, उस रोड को ही तोड़ देना या रोड पे कब्जा कर लेना, उस सड़क पे कब्जा कर लेना जहाँ से उसको आपूर्ति ना मिल पाए, और शत्रु के यातायात एवं संचार मार्गों को काट कर अवरोध पैदा कर देना। ठीक है बच्चों, सेम वही चीज़ है। चलिए देखते हैं मानसिक विघटन। मानसिक विघटन में क्या किया जाता है? शत्रु की न्यूनतम शक्ति वाले स्थान पर आक्रमण करना, जहां पर उसकी कम शक्ति हो वहां पर अटैक करके उसको समाप्त किया जाए। शत्रु के उस बिंदु पर आक्रमण करना जहां शत्रु के मन में कोई संभावना ही ना हो, अर्थात जहां शत्रु को उम्मीद ना हो कि आक्रमण यहाँ होगा, सीधे वहीं पर आक्रमण करना, अर्थात वो जो है आश्चर्यचकित हो जाएगा बच्चों, किस लिए कि जो संभावना ना हो, अगर वो अचानक ऐसी कोई घटनाएं होती है तो पहला नंबर क्या होता है? आश्चर्य। ठीक, अगला है शत्रु को निरंतर आश्चर्य में डालने का प्रयास करना। शत्रु को निरंतर आश्चर्य में डालने का प्रयास करना, शत्रु को निरंतर आश्चर्य में डालने का प्रयास करते रहना चाहिए।
अर्थात वो सारे कार्य करते रहना चाहिए जिसकी संभावना शत्रु के मन में ना हो। अब बार बार वैसी घटनाएं होंगी जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा है, तो बार बार आश्चर्यचकित होगा। जब बार बार आश्चर्यचकित होगा तो आत्म संतुलन उसका खो बैठेगा। अगर उसने आत्म संतुलन खो दिया, अपना धैर्य खो दिया, तो युद्ध लड़ने की क्षमता भी उसकी समाप्त हो गई, या लड़ेगा भी तो इधर उधर की लड़ाई लड़ेगा, बाकी वो युद्ध ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए। शत्रु की संचार रेखा को काटना जिससे युद्ध सामग्री सेना व मोर्चे पर ना पहुंच पाए, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। ठीक है, पीछे की रोड पे अधिकार कर लेना, पीछे की रोड को अवरुद्ध कर देना, शत्रु की संचार रेखा में जो भी है आपूर्ति आए उसको आप छीन लीजिए, उनसे अपने उस पर अधिकार कर लीजिए, अपने कब्जे में ले लीजिए। ठीक, और शत्रु के रसद भंडार पर हमला। रसद भंडार पर हमला यानी भोजन, अनाज, मतलब भोजन सामग्री जहाँ पर हो उस पर अटैक कर दीजिए। जब मन में ये रहेगा कि भोजन नहीं मिलेगा तो वैसे भी उसकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। सामने से आक्रमण ना करके मुख्यालयों पर हमला। बच्चों, मुख्यालयों से ही सेना को आपूर्ति और आदेश मिलते हैं, इसलिए नई कार्रवाई का जो आदेश मिलता है वो मुख्यालय ही होते हैं। और मुख्यालय अगर अधिकार में आ गया, मुख्यालय से अगर कोई आदेश पारित नहीं होगा तो सैनिक वैसे भी किसी का मतलब के नहीं रह जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो जब उनको हेडक्वार्टर ही नष्ट हो जाएगा, वहाँ से कोई आदेश नहीं मिलेगा, तो इनकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। और क्या है, शत्रु के विकल्पीय उद्देश्यों को खतरे में डालने का प्रयास, अर्थात शत्रु का जो उद्देश्य हो, विकल्प जो हो, शत्रु ने जो विकल्प चुन रखा है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, या उसी को अवरुद्ध कर दिया जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इसी प्रकार शत्रु का मानसिक विघटन के उपरांत ही सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब शत्रु का जब मानसिक विघटन हो जाए, पहले भौतिक विघटन हो फिर मानसिक विघटन हो, तब जब सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे तो ऐसी थकी हुई सेना, ऐसी मनोबल से गिरी हुई सेना, ऐसी डिसबैलेंस किंकरतब विमूढ़ सेना को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सफलता बहुत तेजी से मिलेगी। सैनिक, उनकी शक्ति भले ही आपसे कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन लड़ने की क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी होगी अगर उनका भौतिक एवं मानसिक विघटन कर दिया गया हो। तब ऐसी स्थिति में उनको हराना बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही सरल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए।